आज हम शिक्षण कौशल के अंतर्गत आरंभिक पठन कौशल के विषय में पढ़ेंगे। आरंभिक पठन कौशल क्या होता है? आरंभिक पठन कौशल का क्या मतलब है? आरंभिक पठन कौशल का तात्पर्य वैसे कौशल से है जो प्रारंभिक स्तर से या शुरुआत से पठन कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब जब पठन कौशल की शुरुआत की जाए तो उस समय जब यह आवश्यक होता है तो उसे ही आरंभिक पठन कौशल कहते हैं। आरंभिक पठन कौशल एक विशिष्ट मानसिक क्रियाएं हैं जिनमें अनेक कार्य संपन्न किए जाते हैं। मतलब एक विशिष्ट मानसिक क्रिया होती है आरंभिक पठन कौशल। आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत लिपि, प्रतीक, चिन्हों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब इसमें आरंभिक पठन कौशल में क्या किया जाता है, उसकी जिस भाषा को पढ़ रहे हैं उसकी लिपि, प्रतीक, चिन्ह आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह कौशल ही पठन क्रिया को सफल बनाने में सहायक होता है। कैथरीन ओकानर के अनुसार पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्यों, श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। आरंभिक पठन कौशल का उद्देश्य कि मतलब आरंभिक पठन कौशल का उद्देश्य होता क्या है? पठन कौशल का ज्ञान प्राप्त करना तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना। इसमें क्या है कि जो पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को जब हम प्राप्त कर ले तो उसका उपयोग किस तरह से किया जाए, इसका मतलब तात्पर्य यह है। पठन के उद्देश्यों को सफल बनाना तथा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना। जो पठन का उद्देश्य है हमारा उसे सफल बनाना और जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करना। अधिगम का अधिक से अधिक हस्तांतरण करना, मतलब अधिक से अधिक सीखने की प्रक्रिया। पठन कार्यक्रम को इस प्रकार संचालित करना कि पठन क्रिया प्रभावी हो सके तथा पुनरावृत्ति की आवश्यकता न पड़े। पठन का मतलब है कि अगर एक बार जब पाठ को पढ़ लिया तो वह प्रभावी हो, उसमें फिर से उसे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े कि फिर से उसी एक जैसे कोई पाठ पढ़ाया गया फिर से उसे पढ़ना पड़े, बच्चों को फिर से पढ़ाया जाए, इस तरह की उसमें आवश्यकता ना पड़े। पठन को आत्मसात करना तथा रटने के बजाय समझने पर बल देना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि कोई भी अगर पाठ पढ़ा जा रहा है तो उसे समझने पर बल दिया जाए, न कि उसे रटा जाए। आरंभिक पठन कौशल का उद्देश्य स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास तथा शब्द भंडार में वृद्धि करना है। मतलब आरंभिक पठन कौशल से मतलब है कि इसका उद्देश्य होता है स्वाध्याय, खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास करना। और जब हम खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति होगी हमारे अंदर तो हमारे अंदर क्या होगा, शब्द का भंडार भी बढ़ेगा। आरंभिक पठन कौशल का उद्देश्य शब्दों तथा अक्षरों का शुद्ध उच्चारण होता है। इसमें जब प्रारंभिक पठन कौशल होता है आरंभिक, तो उसमें शब्द और अक्षरों का शुद्ध उच्चारण भी होता है। अब हम पढ़ते हैं आरंभिक पठन कौशल की विशेषताएं क्या है। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना। मतलब इसकी जो विशेषता है यह है कि प्रत्येक अक्षर को क्या करना है, शुद्ध तरीके से और स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है उसका। पठन में सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना है। मतलब कि प्रवाह अच्छा होना चाहिए पठन करते वक्त। पठन मधुरता, प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ होना चाहिए। मतलब जब पठन किया जाए तो वह मधुर तरीके से हो और प्रभाव होना चाहिए उसका, बढ़ते और घटते क्रम के अनुसार उसका पठन किया जाना चाहिए जो पाठ पढ़ा जा रहा है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करें, उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। मतलब जब भी पठन किया जाए तो उसे इस तरह से पढ़ें कि प्रत्येक शब्द अलग से समझ में आए और जिस शब्द पर बल की आवश्यकता है तो वहाँ बल दिया जाना चाहिए और जहाँ विराम चिन्ह की आवश्यकता है तो उसे विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। आरंभिक पठन कौशल के तत्व। आरंभिक पठन कौशल को सफल बनाने के लिए बहुत से तत्व या कारक आवश्यक होते हैं। उन तत्वों के अभाव में आरंभिक पठन को सफल नहीं बनाया जा सकता। आरंभिक पठन कौशल अनेक घटकों से युक्त होता है। तो इसमें भी आरंभिक पठन कौशल के लिए भी कुछ तत्व आवश्यक हैं जो कि इस प्रकार हैं। आरंभिक पठन कौशल के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। आसन तथा मुद्रा, यह आरंभिक पठन कौशल का प्रारंभिक तत्व है। यह पढ़ने के दौरान बैठने, खड़ा होने आदि क्रियाओं से संबंधित है। पढ़ने की संयत और सौम्य मुद्रा ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मतलब जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारी किस तरह की मुद्रा रहनी चाहिए, इसका मतलब यह है। ध्वनि तथा उच्चारण,
पठन कौशल का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व ध्वनि तथा उच्चारण है। तो इसमें पढ़ने के दौरान तो क्या है, बैठना या खड़ा होकर दो तरह से पढ़ना चाहिए। और इसके बाद ध्वनि और उच्चारण किस तरह से होना चाहिए। पठन कौशल का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व ध्वनि तथा उच्चारण है। ध्वनि तथा उच्चारण का शुद्ध होना पठन कौशल की सफलता की अनिवार्य शर्त है। मतलब जब कोई शब्द पढ़ा जाए तो उसकी ध्वनि सही होनी चाहिए। इसमें वर्णों वाक्यों के शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया जाता है। पठन की गति उपयुक्त होनी चाहिए। अधिक तीव्र गति से पठन करने पर समझने की गति कम हो जाती है। जब किसी पाठ को अगर अत्यधिक आवश्यकता से अत्यधिक उच्चारित मतलब तीक्ष्ण या उच्च स्वर में पढ़ा जाएगा तो वह किसी की समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसकी गति सही होनी चाहिए। साथ ही इसे याद रखना कठिन हो जाता है। अत्यधिक मंद गति से पढ़ने पर भटकाव होने लगता है। इसलिए मतलब मंद ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, इस तरह से पढ़ना चाहिए गति पढ़ने की। दृष्टि केंद्र तथा दृष्टि विराम पठन कौशल का महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि दृष्टि सभी शब्द पर जानी चाहिए, परंतु कभी कभी दृष्टि शब्द समूह पर भी जानी चाहिए। साथ ही शब्दों की महत्ता के अनुसार दृष्टि ठहराव भी जरूरी है। मतलब कुछ शब्द इस तरह के आते हैं कि जो नए हों या हमने पहले नहीं पढ़ रखे, या किसी शब्द को बार बार प्रयोग किया जा रहा है तो उस शब्द का जिस तरह से अनेक बार प्रयोग हो रहा है तो वो अपना मतलब किस तरह का उसका अर्थ बैठेगा प्रत्येक शब्द का। लय पठन प्रक्रिया में लय का भी विशेष महत्व है। इसमें एक समान तीव्रता से शब्दों के उच्चारण को शामिल किया जाता है। शब्दावली आरंभिक पठन कौशल में शब्दावली को विशेष महत्व प्राप्त है। अर्थ ग्रहण आरंभिक पठन कौशल का अंतिम तत्व अर्थ ग्रहण माना जाता है। मतलब जब कोई पाठ पढ़ा जा रहा है तो उसमें साथ साथ अर्थ भी समझ में आते रहने चाहिए कि पढ़े हुए शब्दों का मतलब पता है या नहीं। यह समझ आधारित बातों पर बल देता है। अब आते हैं पठन कौशल के प्रकार। तो पठन कौशल को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है मौन पठन। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि अपने मन मन में पढ़ते हैं तो उसको मौन पठन कहा जाता है। मौन पठन के उद्देश्य पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना। तो पठित सामग्री का जो केंद्रीय भाव से समझना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना, भाषा भाव संबंधी कठिनाइयाँ सामने रख सकना, शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान लेना, अनुक्रमणिका परिशिष्ट पुस्तक सूची आदि के प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर लेना, उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना। तो ये क्या है, मौन पठन कौशल के उद्देश्य हैं कि मतलब जब हम पाठ पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ भी हमें समझ में आने चाहिए। मौन पठन के प्रकार। मौन पठन के दो भेद होते हैं। गंभीर पठन भाषा पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना। तो ये मौन गंभीर पठन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है द्रुत पठन। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य में परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग, द्रुत पठन के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करना। ठीक है, अब आता है मौन पठन का महत्व। मौन पठन से क्या होता है कि हमें ज़्यादा बोलना ही नहीं, मतलब हमें बोलना ही नहीं पड़ता, इसलिए थकान कम होती है, क्योंकि इसमें वाक यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। इसमें नेत्र तथा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित्त तथा ध्यान केंद्रित होकर पढ़ता है। मौन पठन दूसरों को बाधित नहीं करता है तथा पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। चिंतन में मौन पठन सहायक होता है। अब आता है सस्वर पठन। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही की जाती है। सस्वर पठन के प्रकार। सस्वर पठन के भी दो प्रकार हैं। आदर्श पठन, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं पठन प्रस्तुत करता है उसे आदर्श पठन कहते हैं। मतलब जैसे अध्यापक खुद भी पढ़कर बच्चों को समझाता है, उन्हें पढ़ाता है, या उनका जो पद्यांश होते हैं उनका अर्थ समझाता है, उसको अध्यापक अपने पठन को गति, यति
आरोह अवरोह, स्वराघात या बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आता है अनुकरण पठन। आदर्श पठन के पश्चात छात्रों द्वारा कक्षा में अनुकरण पठन किया जाता है। मतलब कि पहले अध्यापक पढ़ता है, फिर विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ उसको क्या कहा जाता है? अनुकरण पठन कहा जाता है। जब छात्र और विद्यार्थी और अध्यापक जब साथ में पठन करते हैं तो उसको कहा जाता है अनुकरण पठन। पहले अध्यापक पढ़ता है, फिर उसके छात्र पढ़ते हैं। सस्वर पठन के गुण: शुद्ध उच्चारण, उचित लय एवं गति, उचित हाव भाव, स्वर माधुर्य, अंग संचालन, अर्थ प्रतीति, स्वर में रसात्मकता, पठन की मुद्रा, उचित ध्वनि निर्गम, उचित बल विराम, उचित पठन मुद्रा, प्रभाव उत्पादकता, स्वाभाविकता। सस्वर पठन में अपनाई जाने वाली सावधानियाँ: सस्वर पठन भावानुकूल करना चाहिए। सस्वर पठन आदि करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्वर पठन करते हैं शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। स्वर में सस्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ: पहली है इसमें वर्ण बोध विधि। इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाएं। फिर मात्राओं को ज्ञान कराया जाए। मात्राओं के उपरांत संयुक्ताक्षरों की जानकारी दी जाए। दूसरी ध्वनि साम्य विधि। यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों के साथ साथ सिखाया जाए। स्वरोच्चारण विधि। इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 कड़ी को आधार माना जाता है। अब आती है अर्थग्रहण एवं पर आधारित विधियाँ। देखो और कहो विधि। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। वाक्य विधि। इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है। इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। इसलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्य से ही पठन शुरू कराना चाहिए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस क्रम में बच्चों को पठन का अभ्यास कराया जाता है। कहानी विधि। इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी व चार्ट चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है। इसके बाद शिक्षक कहानी को श्याम पट्ट पर लिखता है, वह पठन करता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। अब आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, यह विधि देखो और कहो, मतलब किसी शब्द को देखो और बोलो, तो यह दूसरा रूप है। इसमें अध्यापक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण पठन सीखते हैं। मतलब पहले अध्यापक बोलता है, फिर बच्चे बोलते हैं, उसके छात्र बोलते हैं। संपर्क विधि। इस विधि का प्रचार मॉन्टेसरी ने किया था। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तु आदि से परिचित कराते हैं। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं। फिर कार्डों के आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उसमें आगे पुनः रख दें। इस संपर्क प्रणाली के अभ्यास से बालक धीरे धीरे शब्दों में वर्ण परिचित हो जाता है। पठन कौशल की त्रुटियाँ। अटक अटक कर पढ़ना। पठन के समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना। मतलब या तो किताब को बिल्कुल आंखों से लगा के रखना या दूर रखना, ज़्यादा दूर रखना, उसमें भी समस्या होती है। अशुद्ध उच्चारण, गलत तरीके से पढ़ना, पठन में गति का न होना, दृष्टि दोष से अक्षरों को ठीक दिखाई न देना, पाठ्य सामग्री का कठिन होना, अक्षर या संयुक्ताक्षरों संबंधी त्रुटियाँ, भावानुकूल आरोह अवरोह का भाव, पठन संबंधी मार्गदर्शन का भाव, अध्यापक का व्यवहार, ये सभी क्या है? त्रुटियाँ हैं पठन कौशल की। अब पठन संबंधी दोषों का निवारण कैसे किया जा सकता है? आवृत्ति पुनरावृत्ति। इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है।
वातावरण परिवर्तन, बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। चिकित्सा विधि, यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या भय, घबराहट आदि के कारण बच्चों में पठन संबंधी कठिनाई है तो उसे चिकित्सकों की मदद से दूर किया जा सकता है। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव, बच्चों के पठन संबंधी दोषों का निवारण तभी संभव है जब छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव किया जाए। पठन कौशल का महत्व, पठन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। पठन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। मतलब पढ़ना आना अति आवश्यक है। पठन कौशल ज्ञान और प्रजनन का साधन है। मतलब अगर हम सही से पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे तभी हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। आधुनिक युग विशेषताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय से हो वह विशेषता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह जानकारी से पुस्तकों से मिलती है, इसलिए पढ़ना आना अति आवश्यक। लोकतंत्रात्मक युग में पठन का महत्व और भी बढ़ गया है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों में घोषणा प्रकाशित होती रहती है। उन्हें अच्छी प्रकार से समझने के लिए पठन की योग्यता होना आवश्यक है। अतः लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में पठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जब पढ़ना आएगा उसके बाद ही शब्दों का अर्थ समझ में आता है। पठन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। घर में, उपवन में, यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए अध्ययन अति आवश्यक है और अध्ययन पठन का ही एक रूप